moles from O level, we know that 1 mole of any atom, if we are dealing with any element or atom, 1 mole of any element has a mass equals to its atomic mass, right? Do I need to define moles for you? चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल. आई एम नॉट श्योर कि ओ लेवल में कैसा कितना याद है आपको. ओ लेवल का यूजुअली स्टूडेंट भूल जाते हैं ये इसका काम पड़ा हुआ. बट इफ वी डिफाइन मोल्स, mole is basically the amount of substance. Mole is just a unit that quantifies anything into 6.02 exponent 23 units. भाई मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. And the reason for using mole is that we need to quantify moles, quantify any substance into. देखो ओ लेवल में शायद आपने ये नंबर 6 एक्सपोनेंट 23 पढ़ा था, बट इन ए लेवल यू हैव टू लर्न दिस नंबर एज 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स. ठीक है. अब इस नंबर को हम कहते थे अवोगाड्रो कांस्टेंट. राइट. और जो मोल्स का यूनिट हम लोग लिखते हैं वो MOL लिखते हैं. पूरा MOL ही नहीं लिखते, MOL लिखते हैं. जैसे न्यूटन का N लिखते हो ना सिर्फ, इसी तरह मोल का आप MOL लिखते हो, MOLE पूरा नहीं लिखते. अच्छा, बेसिकली मोल्स करता है क्या है? मोल क्वांटिफाई करता है एनीथिंग इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स. अभी जो मैं एक्सपोनेंट कह रहा हूँ इसको आप शायद इनटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कहते हो, एक ही बात है. मतलब कितने डेसिमल प्लेस आपने आगे शिफ्ट करने हैं? 23 डेसिमल प्लेसेस. तो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. मतलब मिलियंस में 6 जीरोस होते हैं, बिलियंस में 9 जीरोस होते हैं, ट्रिलियंस में 12 जीरोस होते हैं. ये तो फिर भी आपके 21 जीरोस बन जाएंगे. तो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर. तो ये 23 डिजिट नंबर बनेगा जो कि बहुत बड़ा होता है. और इतने बड़े नंबर्स के साथ डील हम लोग डेली लाइफ में तो नहीं करते. हम लोग इतने बड़े नंबर के साथ डील करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस. क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस इतने छोटे होते हैं जो छोटे में छोटे सैंपल में इतनी बड़ी क्वांटिटी रखते हैं. देखो जैसे आप डेली लाइफ में यूनिट यूज करते हो डजन का. If I say I have 1 dozen apples, it means how many apples I have? 12 apples, right? If I say I have 1 dozen pens, so how many pens I have? 12 pens. So dozen is just a unit that quantifies anything into 12 units, right? If I say I have 1 dozen sodium atoms, so how many sodium atoms will I have in 1 dozen? That would be equals to 12 sodium atoms. देखो डजन को ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो. डजन का काम क्या है? इट जस्ट क्वांटिफाइज एनीथिंग इनटू 12 यूनिट्स. वो आपने डजन को किस चीज के साथ लगाना है वो आप पे मैटर करता है. आपने डजन को चेयर्स के साथ लगा देना है तो डजन चेयर्स को काउंट करना शुरू कर देगा. इफ यू से यू हैव 1 dozen chairs, then 1 dozen chairs is equals to 12 chairs. If you say you have 1 dozen pens, 1 dozen pens, it means 12 pens. जैसे डेली लाइफ में डजन ऑपरेट करता है वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया का जो डजन होता है वो होता है मोल्स. इफ आई से वी हैव 1 mole of sodium atoms, so 1 mole of sodium atoms will have how many number of sodium atoms? 6 exponent 23 sodium atoms, right? If I say I have 1 mole of calcium atoms, 1 mole of calcium atoms means I have 6 exponent 23 calcium atoms. But if I say I have 1 mole of chairs, how many chairs will I have? 6 exponent 23 chairs. लेकिन मोल तो ही देखा आप
आपने इसको किस चीज के साथ लगाया हुआ है। अगर आपने मोल्स को चेयर्स के साथ लगाया हुआ है तो वो चेयर्स को काउंट करना शुरू कर देगा। अगर आपने मोल्स को एटम के साथ लगाया हुआ है तो वो एटम को काउंट करना शुरू कर देगा। अब मोल्स को हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, हम वन मोल ऑफ चेयर्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इम्प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि इतने तो दुनिया में लोग भी नहीं है, तो इतनी चेयर्स का क्या करोगे। तो मोल्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ और आइंस के साथ। क्लियर है यहाँ तक बात। आगे चलें। यस सर। अच्छा जी, अब आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं, these relative atomic masses, are these the mass of one atom of that particular element? Yeah, देखो जैसे सोडियम के साथ जो रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ होता है 23.1। अब ये 23.1 रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, क्या वो एक सोडियम एटम का मास है? नहीं ना। देखो जैसे हमारे पास, सॉरी, सोडियम का 23 है, नॉट 23.1, दिस इज 23 ग्राम। इज दिस द मास फॉर वन सोडियम एटम? ऐसा तो नहीं है। देखो जब भी आप ये रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हो तो इसके साथ ग्राम्स का यूनिट लगाते हो। अब देखो बेटा, 23 ग्राम इज एन अप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। 23 ग्राम इज नियर अबाउट 25 टेबल स्पून ऑफ शुगर, इज एक्चुअली नियर अबाउट 23 ग्राम। अब 23 ग्राम एक सोडियम एटम का तो मास नहीं हो सकता है ना, मतलब प्रोडक्ट टेबल में सोडियम के साथ लिखा हुआ है 23। इसका जो हम यूनिट यूज करते हैं, दिस इज ग्राम्स। दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अभी जो 23 ग्राम्स है, दिस इज नॉट द मास ऑफ वन सोडियम एटम। द मास ऑफ वन सोडियम एटम दैट कैन नॉट बी 23 ग्राम, बिकॉज 23 ग्राम इज एन अप्रिशिएबल अमाउंट। अराउंड 5 टेबल स्पून ऑफ शुगर इज नियर अबाउट 23 ग्राम, ठीक है। तो ये बेसिकली 23 ग्राम्स क्या होता है। लेट्स से इफ यू हैव अ मास बैलेंस, यू गाइस नो व्हाट मास बैलेंस इज, राइट? दैट instrument that measures the mass. And in that mass balance, if you put a beaker over that mass balance and if you start adding sodium atoms one by one, this is hypothetically speaking, because you cannot grab one sodium atom. One sodium atom is so small that you cannot collect one sodium atom. If you try to collect even the tiniest amount of sodium element, then that tiniest amount would have millions and millions of sodium atoms, क्योंकि वो इतना छोटा होता है ना। आप छोटे में छोटा भी एलिमेंट सैंपल सोडियम का उठाओगे तो उसमें भी मिलियंस और मिलियंस ऑफ सोडियम एटम्स आ जाएंगे। बट hypothetically speaking, if we start adding sodium atoms into this beaker one by one sodium atom, two sodium atom, three sodium atom, four sodium atoms, and you keep on adding the sodium atoms until you have added 6.02 exponent 23 sodium atoms into this beaker, the combined total mass of this much number of sodium atoms would be equals to relative atomic mass of sodium, which is 23 grams. तो प्रोडक्ट टेबल में जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं, दोज आर नॉट द मास ऑफ वन एटम, बट दोज आर द मास ऑफ 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, वो लिखा हुआ है 40। then 40 gram is not the mass of one sodium atom, oh sorry, one calcium atom, but this is the mass of 6.02 exponent 23 calcium atoms. And this number 6.0223 can also be called as 1 mole. So we can also say that 1 mole of calcium atoms has 6.02 exponent 23 calcium atoms, and the combined total mass of this much number of calcium atoms is equals to the relative atomic mass of calcium, which is equals to 40 grams.
So 1 mole of any element, whether it's 1 mole of sodium element or 1 mole of calcium element or 1 mole of chlorine element or 1 mole of carbon element, the number of atoms in 1 mole of these particular element would be equals to 6.02 exponent 23 atoms. 1 mole of sodium will have 6.02 exponent 23 sodium atoms, and the combined total mass of this much number of sodium atoms is equals to the relative atomic mass of sodium, which is 23 grams. Similarly, if we have 1 mole of calcium element, then 1 mole of calcium element will have 6 exponent 23 calcium atoms. And the combined total mass of this much number of calcium atoms would be equals to 40 gram, which is the relative atomic mass of calcium. 1 mole of chlorine element will have 6.02 exponent 23 chlorine atoms, and the combined total mass of this much number of chlorine atoms would be equals to 35.5 gram, which is the relative atomic mass of chlorine. And 1 mole of carbon atoms will have 6.02 exponent 23 carbon atoms, and the combined total mass of this much number of carbon atoms would be equals to 12 gram, which is the relative atomic mass of carbon. But we can also say if we have 12 gram of carbon, it means we have 6.02 exponent 23 carbon atoms. We can also say that if we have 12 gram of carbon, it means we have 1 mole of carbon atoms. तो हम मोल्स हमने इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया, जब वी नो दैट 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस नंबर, इट टेक्स टाइम टू राइट दिस नंबर, it takes a lot of time for computation of this number. If in fact if you write 6.02 exponent 23 in your calculators, and if you multiply 6.02 exponent 23 by 6.0 exponent 23 like 2 to 3 times, I think after 4 times or third time you will get math error. मतलब क्या कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ लेगा कि इतनी बड़ी कंप्यूटेशन मुझे नहीं करनी है, कंप्यूटर कंप्यूटेशन करेगा बट कंप्यूटेशन टाइम भी लेगा। 12 यूनिट्स की जगह 1 दर्जन यूज करते हैं, इसी तरह 6.02 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स की जगह हम लोग 1 मोल यूज करेंगे। यही है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का क्या मतलब है, वी विल हैव हाउ मेनी कार्बन एटम, ये सब कुछ डबल हो जाएगा, 2 into 6.02 exponent 23 carbon atoms, and the mass of this much number of carbon atoms or the 2 mole of carbon atom would be 2 into 12, which is equals to 24 gram, right? ये सारी बातें हमने ओ लेवल में पढ़ी थी ना, मतलब आप लोगों ने ऑब्वियसली ओ लेवल में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो सिमिलर है, क्वेश्चंस को अप्रोच डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं होना है, क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाना है बस। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, मुसव्विर, फैजान, लाइबा, माहम, माहीन, उमैमा, पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। Now the second step is you need to convert moles into mass and mass into moles. भाई अगर मैं आपको कहता हूँ कि bring me 3 mole of calcium element, you cannot measure 3 mole of calcium, मतलब कैसे मेजर करोगे, क्या हाथ से काउंट करोगे? अच्छा, अगर आप कहते हो कि वी नो के 3 मोल ऑफ कैल्शियम में कितने कैल्शियम एटम्स होते हैं, हमें पता है कि भाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम में हमारे पास 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स होते हैं, और उनका मास जो होता है वो कैल्शियम के रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि 40 ग्राम है। तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम मतलब सब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसमें कितने कैल्शियम एटम्स हो जाएंगे, 3 इंटू 6 एक्सपोनेंट 23 कैल्शियम एटम्स, और इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 40 ग्राम। तो क्या आप
नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स काउंट कर सकते हो? वो तो तब की बात है ना जब आपके हाथ में एक कैल्शियम एटम आए, जो कि नहीं आता। 3 मोल आप किसी तरह मेजर नहीं कर सकते। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग आप कोई फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हो चीजें। मेजर का मतलब होता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो टू मेजर एनीथिंग। जैसे मास मेजर कर रहे हो तो मास बैलेंस से, वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हो आपका बीकर या मेजरिंग सिलेंडर से, टाइम मेजर कर रहे होते हो वॉच से। बट मोल्स आप कैलकुलेट करते हो, मेजर नहीं कर सकते। तो आप मेजर क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट मेजर नंबर ऑफ एटम्स बिकॉज यू कैन नॉट कलेक्ट वन कैल्शियम एटम। यू कैन नॉट मेजर मोल्स। व्हाट यू कैन मेजर इज मास। आप मास मेजर कर सकते हो यूजिंग अ मास बैलेंस। ठीक है। तो मास मेजर करने के बाद उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर किसी एलिमेंट का मोल्स दिया हुआ है तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी। वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम की, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम has a mass equals to the relative atomic mass of calcium, which is equals to 40 gram. And if we have 3 moles of calcium, then the mass of 3 moles of calcium would be equals to x. This is our classic ratio method, right? Ratio method तो सबको पता ही है ना, कि अगर if I say $1 today is of 20 rupees, हाँ, अगर $1 20 rupees का है, तो what how many rupees you can get for $50? So you will write dollar under dollar and x under rupees, because you have to find rupees, and then you cross multiply 50 into 20 and x into 1, right? So x into 1 and 50 into 20. X would be equals to 100, sorry, not 100, 1000 rupees। ऐसा ही है ना, रेशियो मेथड सबको याद है? मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ दैट वन चॉकलेट, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ चॉकलेट्स? One chocolate cost 100 rupees, and if I have 500 rupees, how many chocolates I can buy? That would be x, right? आता है सबको ये रेशियो मेथड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? x into 100 and 1 into 500, that would be equals to 500 over 100, 5 chocolates, right? अच्छा, तो रेशियो मेथड हम यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ रेशियो मेथड हम कैसे लगा रहे हैं? वी नो दैट 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 mole of any element has a mass equals to its atomic mass. Right now we are dealing with calcium. So 1 mole of calcium has a mass equals to 40 gram, which is the relative atomic mass of calcium. Then 3 mole of calcium will have a mass equals to x gram, right? Just cross multiply this and you will get your answer. X into 1 and 3 into 40. So that would be equals to 120 grams. If I generalize this ratio method for moles and mass, we know that 1 mole of any atom, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के एटम हो या कोई भी एलिमेंट हो, has a mass equals to the relative atomic mass. But if I say I have, let's say, unknown number of moles, that would be n moles, then its mass would be equals to, let's say, mass, कोई भी unknown mass है. If we just cross multiply this, then it would become n is equals to ar and 1 into mass. If we make n the number of moles is subject, the mass divided by ar, नंबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर ए आर। तो यही फॉर्मूला तो आप ओ लेवल में यूज करते आए हो ना। ये फॉर्मूला क्या है? रेशियो मेथड से ही आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको किसी एलिमेंट के निकालने हैं और उसका मास गिवन है, तो उसको आप डिवाइड कर दोगे रिलेटिव एटॉमिक मास से।
और ग्राम्स में क्यों गिवन हम लोगों ने लेना है, क्योंकि एटॉमिक मासेस ग्राम्स में गिवन होते हैं ना। ठीक है, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एयर। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। गाइस, ओके, इफ आई आस्क यू टू फाइंड moles in 200 grams of मैग्नीशियम एलिमेंट, क्या करोगे आप? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एआर। मास given is 200, atomic mass of magnesium is 24। ठीक है, अच्छा अब एक चीज का ख्याल रखना। देखो, आपको एटॉमिक मासेस जो है वो याद हुए हुए होते हैं ओ लेवल से। अब यहाँ पे ना 24.3 है बच्चे, ये ना मार्क्स काट लेगा अगर आपने 24 लिखा। ठीक है, आपने 24.3 ही लिखना है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। तो जरा इस चीज का ख्याल रखना। सो द मास ऑफ वन 200 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.3। तो इससे मोल आ जाएंगे। दिस इज 8.2 मोल। बट इफ they ask you find the mass of 0.25 mole of chlorine atom, इसका मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एआर। इसके मोल्स हैं 0.25, मास इसका निकालना है, और एटॉमिक मास इसका 35.5 होता है। ठीक है, देखो बहुत बेसिक से मोल्स पढ़ रहे हैं आपको। वैसे तो टेक्निकली ये सारी चीजें पता है और बहुत डिटेल में पता है इससे ज्यादा। दिस इज 8.875 ग्राम्स। आगे बढ़ जाए इन चीजों से जल्दी। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा, जैसे मोल्स को हमने बात किया कि मोल्स को किस चीज के साथ लगा रहे हो, वो मोल्स को उससे कंसर्न नहीं है। मोल्स ने तो चीजों को काउंट करना है ना, इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर आपने मोल्स को एटम्स के साथ लगाया तो वो एटम्स को काउंट करेगा। अगर आपने कहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स विल हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 sodium atoms, and the mass of this much number of sodium atom would be equal to the relative atomic mass of sodium, which is 23 grams. If you are saying you have 1 mole of calcium atoms, then 1 mole of calcium atoms will have 6.02 exponent 23 calcium atoms, and the mass of this much number of calcium atoms would be equals to 40 gram, which is the relative atomic mass of calcium. लेकिन अगर आप ये कहते हो you have 1 mole of carbon dioxide molecules,
then moles will count one carbon dioxide molecule as one unit. So 1 mole of carbon dioxide molecule will have 6.02 exponent 23 carbon dioxide molecules. And the combined total mass of this much number of carbon dioxide molecules would be equals to the relative molecular mass of carbon dioxide, which is 44 ग्राम. मतलब ऐसे ही जैसे हमने एटम्स का देखा था. Now just consider having a mass balance and there's a beaker on the top of mass balance and you have started adding carbon dioxide molecules into it. Hypothetically speaking, भी अगर मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डालना स्टार्ट करूंगा तो डालते डालते if I have added total of 6.02 exponent 23 CO2 molecules into this beaker, then the combined total mass of this much number of carbon dioxide molecules would be equals to the relative molecular mass of carbon dioxide. You guys know how to find the relative molecular masses, right? Relative molecular mass is denoted by the symbol M और subscript में R आता है. ठीक है. For carbon dioxide we know atomic mass for carbon is 1. There is 1 mole of carbon atoms in the molecule of carbon dioxide. देखो जरा एक चीज रियलाइज करो. If you are dealing with 1 molecule of carbon dioxide, हम दोनों एग्जांपल्स देखते हैं. 1 molecule of carbon dioxide has 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. एक molecule of carbon dioxide में we have 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. But 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल की जब बात करोगे ना तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं है. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव 6.02 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. देखो जो फॉर्मूला होता है ना वो डिफाइंड होता है फॉर 1 मोल. अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा हूँ इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है वो कितने मोल ऑफ कार्बन एटम से बना हुआ है. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं इसमें. एक कार्बन एटम नहीं है. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स है. और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं. 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं इसमें. तभी तो हम इसके रिलेटिव एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है तो ये एक कार्बन एटम का मास तो नहीं है ना. ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है. अभी हमने देखा ना कि ये एटॉमिक मास एक एटम का तो नहीं होता. ये 1 मोल ऑफ एटम्स का मास होता है. इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम. वो एक ऑक्सीजन एटम का तो मास नहीं है. वो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है. सॉरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है. तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास 2 × 16 हो जाएगा. इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 44 ग्राम आता है. तो ये क्या है. ये 44 ग्राम 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा. नहीं, ये 44 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा जिसमें कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23. क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में एक कार्बन एटम थोड़ी ना है. उसमें एवोगाड्रो एटम्स हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23. इसी तरह 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में दो ऑक्सीजन एटम थोड़ी ना है. 2 × 6.02 एक्सपोनेंट 23 ऑक्सीजन एटम्स है. समझ आई ये बात. अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वी हैव 6.02 exponent 23 carbon atoms, it means how many carbon atoms we have. 1 mole of carbon atoms. और इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो टोटल मास बनता है वो 44 ग्राम बनता है विच इज द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है. आगे बढ़े.
देखो, जब हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ डील करेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या 1 मोल ऑफ अमोनिया की बात करें या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में, या 1 मोल ऑफ NaCl की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स में, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अब NaCl आयनिक कंपाउंड है। अगर आप परेशान हो रहे हो कि इसके साथ मॉलिक्यूल्स का वर्ड क्यों लगा दिया, जब हम एक NaCl की बात करते हैं तो उसके साथ हम मॉलिक्यूल का वर्ड लगाते हैं। ठीक है, जब 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन ज्वाइन होकर NaCl बनाता है, तो वी कैन यूज द वर्ड मॉलिक्यूल्स विद इट। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल हैव 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। 1 mole of ammonia molecule will have 6 exponent 23 ammonia molecules, and 1 mole of calcium carbonate will have 6 exponent 23 calcium carbonate molecules। और इनका जो मास होगा वो इनके मोलिकुलर मास के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स या 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिकुलर मास के बराबर होगा, जो कि 44 ग्राम आता है। अमोनिया का 17 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम। तो अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला हो जाता है मास ओवर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, MR। और अगर इफ यू आर डीलिंग विद एलिमेंट्स और एटम्स तो फॉर्मूला क्या है हमने पढ़ा? मास ओवर एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक। ठीक है, तब ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर, जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स में भी सिंगल एटम जबकि मेटल्स हो गए। अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट कहूंगा ना तो क्लोरीन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2, तो वो एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, और जब हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग MR लिखेंगे। सही है ना? अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आपको और मिलेगी प्रैक्टिकल में और ATP में भी मिलती थी, कहीं कहीं लिखा होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ होता है फॉर्मूला मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फॉर्मूला मास। ये दोनों एक ही चीज होती है, MR होती है। मॉलिक्यूलर मास हम कहते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, और फॉर्मूला मास हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सो फार सो गुड। चलो, अगर आपसे कहा जाता है फाइंड मोल्स ऑफ 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 300 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? नंबर ऑफ मोल मास ओवर MR, राइट? तो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 200 ग्राम, मोलिकुलर मास आप फाइंड करो 23 into 1, एंड क्लोरीन इज 35.5 into 1, दिस इज 58.5। और अमोनिया के लिए इफ यू हैव 300 ग्राम ऑफ अमोनिया, MR ऑफ अमोनिया इज 70। ठीक है, कर लोगे ना ये चीजें?
और अगर आपसे मोल्स मास पूछा जाए, मोल्स गिवन हो, तो भी ये फॉर्मूला लगा दोगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स गैसेस। गैसेस की क्या कहानी थी? that 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube at room temperature and pressure। ऐसे ही था। 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP। RTP was your room temperature and pressure, right? इसी तरह अब जो है ना, एक कंडीशन और आ जाती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं STP। 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 decimeter cube at STP। इनको बेसिकली, ये 1 मोल के वॉल्यूम्स है ना, इनको हम मोलर वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस भी कहते हैं। दीज आर नोन एज मोलर वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस। और ये वैल्यूज आपको कांस्टेंट टेबल में गिवन होती है। जो डाटा सेक्शन या डाटा बुकलेट का जो टेबल है ना, जो आपको एग्जाम में गिवन होगा। डाटा बुकलेट तो पूरी नहीं मिलती है अब, लेकिन जो पहला पेज है डाटा बुकलेट का, जिसमें कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है। बेसिकली एसटीपी क्या होता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। एसटीपी कंडीशंस होती हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब क्वेश्चन में अगर आरटीपी लिखा हुआ है तो आप 24 डेसीमीटर क्यूब लोगे। मतलब अगर रूम कंडीशंस लिखी हुई हैं तो यू विल टेक 24 डेसीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। बट इफ इट सेज एसटीपी, that is standard temperature and pressure, then the volume of 1 mole of gas or the molar gas volume at STP is 22.4 decimeter। एसटीपी कंडीशंस बेसिकली क्या होती हैं? जब हमारे पास प्रेशर जो होता है वो 101 किलो पास्कल्स होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। दीज आर एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ये होता है। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? चलो मूविंग ऑन। देखो, आ, अच्छा, एक कन्वर्जन जरूर याद रखना। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? If I say I have 1 mole of ammonia gas, then 1 mole of ammonia gas has 6.02 exponent 23 ammonia molecules. The mass of 1 mole of ammonia gas is 17 gram, which is equal to the relative molecular mass of ammonia. And the volume occupied by ammonia gas is 24 decimeter cube at RTP and 22.4 decimeter cube at STP। सही है। अच्छा, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है वॉल्यूम। ठीक है।
आरटीपी पे 24 और एसटीपी पे 22.4। इसी तरह अगर मैं आपसे 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का पूछूंगा तो सब कुछ डबल हो जाएगा, राइट? 2 मोल of ammonia will have 2 into 6.02 exponent 23 ammonia molecules. The mass would be 2 into 17 gram, 34 ग्राम बन जाएगा। वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, 2 into 24 at RTP and 2 into 22.4 at STP। अगर मैं हाफ मोल ऑफ अमोनिया का पूछूंगा तो सब कुछ हाफ हो जाएगा, मतलब सब कुछ 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है ना? सही है। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं अगर हम इसको समराइज करें तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम has a mass equals to its relative atomic mass. But if we are dealing with a molecule or a compound, then 1 mole of any molecule or compound has a mass equals to its relative molecular mass. 1 mole of any atoms has 6.02 exponent 23 atoms. But if we are dealing with molecules, then 1 mole of any molecule will have 6.02 exponent 23 molecules. In fact, if we are dealing with ions, then 1 mole of ions will have 6.02 exponent 23 ions. भाई मोल को जिस चीज के साथ भी लगाओगे वो क्वांटिफाई कर देगा एनीथिंग इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो हम एटम्स मॉलिक्यूल और आइंस के साथ ही लगाएंगे ना। देखो मुसव्विर, एसटीपी जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। जो आपका रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना, उसकी कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। अब जब गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होता है तो उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड चेंज होता है ना। अगर मैं गैसेस का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो सॉरी गैसेस पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है। जो हम लोग रूम कंडीशंस ले रहे होते हैं वो नॉर्मल, हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर ले रहे होते हैं, प्रेशर इतना ही ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप एसटीपी पे आते हो तो आपका टेम्परेचर डिफरेंट होता है और आपकी प्रेशर तो उतना ही होता है तकरीबन। तो देखो आपका क्या कहते हैं, ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, ये गिवन होती है। वैसे ये खुद ही याद हो जाएगी करते करते, जैसे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी के बारे में हम और मजीद पढ़ेंगे। ठीक है। कहाँ पे पढ़ेंगे एसटीपी के बारे में? हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में स्टेट्स ऑफ मैटर में भी एसटीपी इंट्रोड्यूस कराएंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स में भी एसटीपी इंट्रोड्यूस करेंगे। बस ये याद रखो कि रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर तो आपका चेंज होता रहता है, लेकिन हम लोगों ने जो फिक्स रूम टेम्परेचर रखा हुआ है मोल्स का डिफाइन करने के लिए, मोलर गैस वॉल्यूम, वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग ले रहे होते हैं। ठीक है। और आपका प्रेशर 1 एटमोसफेयर ले रहे होते हैं। एसटीपी में थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल ये चीज याद रखनी है। सही है मुसव्विर? So 1 mole of any atom has a mass equals to its atomic mass. 1 mole of any molecule or compound has a mass equal to its molecular mass. And 1 mole of any atom has 6.02 exponent 23 atoms. अगर मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, आइंस के साथ डील करेंगे तो इतने आइंस हो जाएंगे। बट इफ यू आर डीलिंग विद गैसेस देन 1 mole of any gas has a volume of 24 decimeter cube at RTP and 22.4 decimeter cube at STP। सही है। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मोल्स से मास निकालना है या मास से मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास ओवर एआर इफ यू आर डीलिंग विद एटम्स, और अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ डील कर रहे हो तो मास ओवर एमआर हो जाएगा। इसी तरह आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था वो लेवल में, दैट वाज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है? इफ यू वांट टू क्वांटिफाई how much of a substance has been dissolved into 1 decimeter cube of a solvent, तो कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम
ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट आप लोगे डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट बन जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट, जिसको यूं भी लिख सकते हो और वो इस तरह से लाइन डाल के भी लिख सकते हैं डिवीजन में। दिस इज कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते थे C इज इक्वल टू N ओवर V। सॉल्यूट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। और सॉल्वेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट डज द डिसॉल्विंग। When solute mixes into a solvent, a mixture is formed. This is a mixture because solute is dissolving into water. It is not reacting with water. So it is a physical reaction जिसको हम कहते हैं mixture. A mixture of solute and solvent is known as a solution. और solution की हम लोग क्या निकालते हैं? Concentration निकालते हैं, right? इसी तरह आपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स ओ लेवल में पढ़े थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था। अभी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये हम अलोंग क्वेश्चंस करेंगे, अलग से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, आता है आपको, हम क्वेश्चन के साथ साथ रिकॉल कर लेंगे इसको। एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखा था, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास निकालना सीखा था, ये भी मैं क्वेश्चन के साथ आपको रिकॉल करवा दूंगा। फिर आपने परसेंटेज यील्ड वगैरह पढ़ा था, ये भी क्वेश्चंस के साथ रिकॉल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर और कोई चीज आपने डेफिनेशन ऑफ AR, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये भी याद करनी है, ये भी मैं करवा दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, हैंडआउट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन के साथ रिकॉल हो रही होंगी। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री, अगेन स्टोइशियोमेट्री क्या है? जब आप किसी इक्वेशन के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालते हो। अब अलग से हम स्टोइशियोमेट्री को नहीं पढ़ेंगे ओ लेवल की तरह, हम तो क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से उसी में स्टोइशियोमेट्री रिकॉल करेंगे। तो इफ पॉसिबल तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्टोइशियोमेट्री या अगर कोई और मोल ओ लेवल में कोई लेक्चर्स लिखे हुए हैं तो वो एक नजर देख लेना उसको, आधा पौना का रिवाइज कर लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस को करते वक्त हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिको लेवल वाला है, ए लेवल में भी इतना ही है, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं आ सकता, मोल्स का जो है वही रहेगा, बस क्वेश्चंस पे अप्रोच और लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम क्वेश्चंस करते करते देखेंगे। मतलब मोल्स का थ्योरी पढ़ाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, मुझे बस क्वेश्चंस करवाने हैं इसके, और क्वेश्चन अच्छे खासे मोल्स के करोगे तो तब जाके प्रैक्टिस होगी।